दिवाकर शर्मा, बहरागोड़ा महाविद्यालय, बहरागोड़ा, राजनीति विज्ञान विभाग, यूजी सेमिस्टर थर्ड, पॉलिटिकल साइंस, GNTSC। इस पेपर के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने प्रथम अध्याय में भारतीय संविधान के सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर विशेष और पूर्ण रूप से अध्ययन किया था, और आज इस पेपर के द्वितीय अध्याय की ओर आगे बढ़ते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान के दर्शन पर अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है। इसमें संविधान के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रस्तावना का मुख्य प्रयोजन संविधान निर्माताओं के विचारों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है, जिससे संविधान क्रियान्वित तथा उसके पालन में संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखा जा सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण है। यह तो भारत के प्रजातंत्रीय गणतंत्रात्मक राज्य का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान में इस प्रकार रखा गया। अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसको हम उद्देशिका भी कहते हैं, उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करते हैं। हमारा प्रस्तावना जो लिखा गया है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले कि मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था, तो प्रस्तावना में कुछ और शब्द और भावनाओं को जोड़ा गया था। जो इन शब्दों और भावनाओं के जोड़ने के बाद अब हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, हमारे देश की जो संविधान की प्रस्तावना है, वह इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना में ये जितने भी शब्द व्यक्त किए गए थे, उन शब्दों को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन भावनाओं को 13 दिसंबर 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने अपनाया था। और नेहरू जी ने इस प्रस्तावना के भाव को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 13 दिसंबर 1949 में ही अपने उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था। पंडित नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों तथा महात्मा गांधी के विचारों पर और उनके भावनाओं पर आधारित था। प्रस्तावना के मुख्य तत्व की विवेचना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पे तीन बातें स्पष्ट होती है। प्रथम, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता जो है वो जनता में निहित की गई है। द्वितीय, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है तथा तृतीय, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया। संविधान सभा सही रूप में भारतीय जनता की प्रतिनिधि थी और प्रस्तावना में व्यक्त शब्द हम भारत के लोग न केवल भावनात्मक दृष्टि से वरन यथार्थ दृष्टि से भी यह सत्य है। इन शब्दों के विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि मैं समझता हूं कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार यह प्रकट कर देती है कि संविधान का आधार जनता है एवं इनमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। हम भारत के लोग शब्दों का एक अंतर्निहित अभिप्राय भी यह है क्योंकि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित तथा स्वीकृत किया है।
इसलिए भारतीय संघ का कोई एक राज्य या अवयवी इकाइयों का समूह ना तो संविधान को समाप्त कर सकता है और ना ही संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि 26 जनवरी 1950 से भारत की जो अधिराज्य की स्थिति थी समाप्त हो गई और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की भांति एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी भी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत के संविधान में कहीं पर भी ब्रिटिश शासन का और ब्रिटिश शासन की सत्ता का उल्लेख नहीं है। संविधान सभा में अनेक सदस्यों द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया जाए, लेकिन संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का जो विचार था कि संविधान को किसी एक विशेष दर्शन के साथ जोड़कर अगर जोड़ दिया जाए तो उसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। अंत में द्वितीय विचार ही मान्य हुआ। अब धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की जो बात है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लेखित है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर किसी भी धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद या भाव नहीं पाया जाता। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख और ईसाई। लोकतांत्रिक गणराज्य के अनुसार भारतीय राज्य का गणतंत्र से स्पष्ट होता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। एक और तो गणतंत्रीय रूप स्वीकार किया गया है, किंतु इसके साथ ही 16 मई 1949 को भारतीय संविधान सभा ने यह मान लिया कि भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहे। ये दो तत्वों पे हमने आज अध्ययन किया है और बाकी प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व हैं उनको हम अगली कक्षा में बताएंगे, अगली कक्षा में जानेंगे।